चलिए भैया स्टार्ट किया जाए हमारा आज का टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत आसान सा बहुत इजी सा टॉपिक हमारे 12th के बच्चों के लिए, है ना। टॉपिक क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, है ना। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो अगर मैं तुमको बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो ध्यान सुनना। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का क्या है, ये एक तरह का समरी स्टेटमेंट है। देखो जो जो कीवर्ड है जो तुमको याद रखनी चाहिए डेफिनेशन लिखते टाइम, वो मैं लिख दे रहा हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक तरह का समरी स्टेटमेंट है या एक तरह का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ना, जो कि सारे मॉनेटरी, है ना, सारे मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक, है ना, सारे मॉनेटरी या फिर सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है ना। किनके बीच में? बिटवीन दी कंट्री, ब्रैकेट में लिख लो डोमेस्टिक, है ना, एंड दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, एंड दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। मैंने क्या बोला? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अब तुमको तीन कीवर्ड्स मैंने लिखे, तो अब इनको जोड़ करके तुमको डेफिनेशन बनानी है, कैसे बनाओगे? बीओपी क्या है? बीओपी इज अ समरी स्टेटमेंट और एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स द मॉनेटरी स्लैश इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द कंट्री, है ना, ये कंट्री कौन सी होगी? डोमेस्टिक एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मैंने क्या बोला? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक तरह का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है या समरी स्टेटमेंट है जो सारे इकोनॉमिक या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है हमारे कंट्री, है ना, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच की डीलिंग्स को, है ना। जो हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी डीलिंग हो रही हो, जो कि पैसे के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में हो, ठीक है, उनका पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड क्या कहलाता है? बीओपी कहलाता है। ठीक, अब बात आती है इसके कंपोनेंट्स क्या 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 है ना। तो इसके कंपोनेंट्स तीन हैं, मेन तीन कंपोनेंट्स हैं जो तुमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट आता है करंट अकाउंट, दूसरा कंपोनेंट आता है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तीसरा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, है ना। तीनों को डीप में डिस्कस करेंगे। अभी तो जान लो, सिर्फ नाम पहले याद होनी चाहिए ना कि बीओपी क्या है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट में दो तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ठीक। एक मर्चेंडाइज या फिर विजिबल, जिसको तुम विजिबल के नाम से पढ़ोगे, विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा इनविजिबल आइटम्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसको तुम सर्विसेज भी कहते हो। मैंने क्या बोला? मैं उनसे बोला इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको विजिबल आइटम्स की तरह डील करते हैं, मतलब जो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। और दूसरा इनविजिबल आइटम्स यानी सर्विसेज, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं सिर्फ, है ना। तो वो सारे कंपोनेंट्स का जो सेल परचेज होगा वो करंट अकाउंट में आता है, ठीक है। दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजैक्शंस हैं, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जो कि किससे डील करते हैं? किसी असेट या लाइबिलिटी के सेल या परचेज से डील करते हैं। मतलब अगर असेट गिर गई या लाइबिलिटी बढ़ गई या लाइबिलिटी गिर गई तो वो किस में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। फिर तीसरा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, है ना। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं, है ना, मैं फॉरेन में किसी क्विज में पार्ट लेने गया, वहां पे मैंने प्राइज जीत गया, है ना। तो मेरे को एज अ प्राइज मनी जो वहां से पैसा मिलेगा वो क्या होगा? वो यूनिलेटरल ट्रांसफर होगा। एज अ गिफ्ट डोनेशन जो पैसा मेरे को मिल गया, है ना, वो क्या कहलाता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर कहलाता है, जो बाहर से आ गया,
ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा, बीओपी क्या है, बीओपी एक समरी स्टेटमेंट है जो कि सारे मॉनेटरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है हमारे कंट्री के बीच में और दो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। इसके तीन कंपोनेंट्स है, पहला करंट अकाउंट जिसमें दो चीजें आती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड गुड्स जिसको हम लोग विजिबल आइटम्स कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसको इनविजिबल आइटम्स कहते हैं, और दूसरा फिर इसका आता है कैपिटल अकाउंट जो ऐसे ट्रांजैक्शन जो असेट और लायबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करें उन वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं। तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी वन साइडेड ट्रांसफर। अब डीपली जरा इनके बारे में पढ़ते हैं, जो मैंने बातें बोली ना उनको चलो और डीपली देखते हैं क्या होता है करंट अकाउंट, है ना। तो सबसे पहले करंट अकाउंट के बारे में देखेंगे और कहीं कुछ भी नहीं देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट देखना है। करंट अकाउंट क्या है, कॉन्सेप्ट पे आते हैं सबसे पहले। तो मैंने जो बोला, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इंपैक्ट असेट और लायबिलिटी। जो कीवर्ड विच डू नॉट इंपैक्ट, है ना, ये कोई भी असेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं लाते हैं, है ना, जो डू नॉट इंपैक्ट असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या क्या, इसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स जिसको तुम विजिबल ट्रेड कहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, और तीसरा करेंट ट्रांसफर, है ना। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट क्या, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन विच डू इंपैक्ट असेट्स एंड लायबिलिटी। ये असेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, पहला बोरोइंग्स, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीसरा कोई एनआरआई, कोई हमारी कंट्री का रेसिडेंट है जो बाहर चला गया, इसको नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, एनआरआई कहते हैं, जो हमारी कंट्री पैसा भेज रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, एनआरआई डिपॉजिट, बैंक की कोई कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेट्स। ये 5 चीजें आती हैं जिसमें पहली दो के बारे में आपके बुक में मेंशन भी होगा। कौन कौन सी वो दो हैं, है ना, पहली है बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में आते हैं। बाकी को अगर तुम इन तीनों का नाम नहीं भी याद रख सकते हो कोई टेंशन नहीं, तुम इनको अदर कंपोनेंट डाल देना, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन जो क्या करें असेट और लायबिलिटी के स्टेटस को वो करें। इसमें क्या क्या आता है, इसमें बोरोइंग्स आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है और अदर कंपोनेंट्स आते हैं। अगर अदर कंपोनेंट्स को भी याद रख सकते हो तो क्या क्या आएगा, एनआरआई डिपॉजिट आएगा, बैंकिंग कैपिटल आएगा, शॉर्ट टर्म डेट्स आएंगे, ठीक। अब इन ट्रांजैक्शन के सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करंट अकाउंट को हमको मतलब कैलकुलेट करना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, क्यों करंट अकाउंट बनाना चाहिए। तो सबसे पहला ये जो है, ये इट रिवील्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स तुमको निकाल के देता है। तुमने वो पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं, नेशनल इनकम, तो वहां पे हम लोग नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है ना, नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अगर हमको डिफरेंस जानना है, ठीक, वो तुमको कहां से मिल जाएगा, करंट अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो इट रिवील्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट डिमांड का। हम लोग एग्रीगेट डिमांड पे भी आएंगे, उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे जरूर, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करता है, ठीक। दूसरा रिवील्स एनएफआईए, एनएफआईए का जिसको उसको फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वैसे सबको मालूम होगा, हमारे 12th के बच्चे हैं, क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये एनएफआईए को भी रिवील करता है, जो कि एक नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। बिकॉज ये जो है ना, ये एडी को डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है। तो तीसरा हो गया, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ एडी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इंपैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। भाई कैसे, मैंने क्या बोला, अगर एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट हो रहा है, ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे आउटपुट इफेक्ट होगा। आउटपुट कैसे इफेक्ट होगा भाई, अगर डिमांड बढ़ गई तो आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो उसके लिए ज्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, तो इंप्लॉयमेंट इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट एडी पे डालता है, जिसकी वजह से तुम्हारा आउटपुट और इंप्लॉयमेंट इफेक्ट होता है। तो 3 सिग्निफिकेंस समझ में आए। पहला, नेट एक्सपोर्ट रिवील करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एडी का। दूसरा, एनएफआईए इससे रिवील होता है, जो कि नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये एडी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इस वजह से क्या होता है, आउटपुट के लेवल में इंपैक्ट आता है और एम्प्लॉयमेंट में इंपैक्ट आता है ना। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक। अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट के अगर तुम फैक्टर्स में आओगे तो ये क्या है, ये बोरोइंग्स को रिवील करता है, रिवील्स बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
है ना, कितना बोरोइंग हम लोग ने ले रखा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो रिवील करता है। और जब तुमको मालूम चल जाएगा बोरोइंग कितनी है, अगर बोरोइंग ज्यादा है तो वो क्या दिखाएगा, वो रिफ्लेक्ट करता है कि कंट्री कितनी बैकवर्ड है। अगर ज्यादा कंट्री जैसे इंडिया है या पाकिस्तान है, उसने ज्यादा लोन ले रखा है चाइना से, तो वो कंट्री क्या होगी, बैकवर्ड ज्यादा होगी। भाई लोन लेना पड़ रहा है, वो अपनी इकोनॉमी को ही नहीं चला पा रहा है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है बैकवर्डनेस का किसी डोमेस्टिक इकोनॉमी का। दूसरा, ये जो है ना, ये कैपिटल अकाउंट ये भी दिखाते हैं कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में आ रही है। ठीक, जब हमको ये मालूम चल जाए कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हमको मार्केट का पोटेंशियल मालूम चल जाएगा कि हमारी इंडिया की मार्केट कितनी अच्छी है ना। जैसे अगर इंडिया में एप्पल ने इन्वेस्टमेंट करा, इंडिया ने सैमसंग ने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब एप्पल के प्लांट्स, एप्पल आईफोन अब इंडिया में बनने लगा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी कंट्री के जो फोन्स हैं उनको भी सीखने को मिल रहा है, उनको भी मालूम चल रहा है यार एप्पल इंडिया में बनने लगा है, असेंबल होने लगा है, हमको भी उसका टक्कर लेना है, हमको और अच्छी, मतलब और बाहरी कंपनियां आएंगी अच्छी जो इंडिया में प्लांट लाएंगी। जब एप्पल को देख के लगा कि यार इंडिया में पोटेंशियल है, यहाँ पे ज्यादा आईफोन बिक सकता है ना, तो यहीं पे प्लांट लगाएंगे, यहाँ पे सस्ता बेचेंगे और ज्यादा बेचेंगे, तो और भी कंट्रीज आएंगी। इसीलिए देखो, जो फोन पहले 50-50 हजार के थे, आज 5-5, 10-10 हजार रुपए के मिल जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी मार्केट ग्रो कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लग रही है, इंडिया में ही सामान असेंबल हो रहा है, सामान बन रहा है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट शो करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी का, जो मार्केट की पोटेंशियल दिखाता है इकोनॉमी में, है ना। तीसरा, इसका कोई भी आउटपुट पे कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं, नॉन डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ, ठीक। तो ये सिर्फ क्या दिखाता है, इट जस्ट रिवील द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो अब तुमको देखो, मैंने करंट अकाउंट बता दिया, कैपिटल अकाउंट बता दिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर तुम ये लिखाओगे ना, तो अगर तुमको बीओपी आ रहा है डिफाइन करो, डिफाइन बीओपी, और तुमने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओपी जो मैंने अभी कीवर्ड बोला है ना, वैसे लिख दिया, और उसके कंपोनेंट करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऐसे बांट के ऊपर नीचे करके ऐसे लिख दिया ना, तुमको फुल में फुल मार्क्स हैं, और बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। समझ में आया बीओपी क्या है, एक बार वापस एक बार माइंड में रिवाइज कर लो। बीओपी क्या है, ये एक समरी स्टेटमेंट है ना, जो कि सारे अकाउंटिंग, है ना, ये एक समरी स्टेटमेंट है, या ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सारे मॉनेटरी या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, पहला करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, और यूनिलेटरल ट्रांसफर या करंट ट्रांसफर्स आते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, ये वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो डायरेक्ट एसेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट में डालता है। इसमें 3 चीजें आती हैं, पहला बोरोइंग्स आता है, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तीसरा अदर कंपोनेंट्स आते हैं। अदर कंपोनेंट्स के नाम याद रख सकते हो, तो याद कर लेना, एक एनआरआई डिपॉजिट है, एक बैंकिंग कैपिटल है, एक शॉर्ट टर्म डेट्स है, ठीक है। सिग्निफिकेंस याद कर लेना करंट अकाउंट के, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का डिफरेंस यानी नेट एक्सपोर्ट दिखाता है, जो कि एडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एनएफआईए यहां से देखने को मिलता है, ये एडी को डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, उसकी वजह से आउटपुट इंपैक्ट होगा, उसकी वजह से इंप्लॉयमेंट इंपैक्ट होगी। कैपिटल अकाउंट के सिग्निफिकेंस में आ जाए तो ये बोरोइंग्स देता है ना, जो कि रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, जो बोरोइंग्स को मतलब दिखाता है, जो रेस्ट ऑफ दी, जो हमको रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से हम लोग ले रखे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि कंट्री की बैकवर्डनेस देखने के लिए, ठीक। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को शो करता है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी इकोनॉमी में कितनी आई है, जो कि मार्केट का पोटेंशियल बताता है, ठीक। ये एक तरह का मतलब क्या कहते हैं, स्टेटमेंट है, ये स्टेटस है जो कि रिवील करता है कंट्री की असेट और लायबिलिटी कितनी है, ठीक। इतनी बातें याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम लोग बीओपी कैलकुलेट करते हैं, तो हमको यहां पे 3 तरह के बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। एक डेफिशिएंट देखने को मिलता है ना, एक सरप्लस देखने को मिलता है, एक बैलेंस देखने को मिलता है, बैलेंस्ड। डेफिशिएंट यानी नेगेटिव बैलेंस है, डेफिशिएंट यानी बीओपी नेगेटिव में बीओपी है, मतलब इनफ्लो कम है आउटफ्लो से, मतलब हमारी कंट्री में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से जो पैसा आया है, जो इनफ्लो हुआ है वो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। सरप्लस क्या है,
सरप्लस ऐसी सिचुएशन है जहां पे तुम्हारा बीओपी पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव में होगा मतलब इनफ्लो ज्यादा हो रहे होंगे, पैसा ज्यादा आ रहा होगा और आउटफ्लो कम हो रहा होगा। इनफ्लो आर ग्रेटर देन आउटफ्लो। बैलेंस यानी तुम्हारा इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो हो जाएगा। या तुम ये भी कह सकते हो कि जो रिसिप्ट्स हैं यहां पे रिसिप्ट्स लेस देन पेमेंट हो जाएंगी, यहां पे रिसिप्ट्स ग्रेटर देन पेमेंट हो जाएंगी, यहां पे रिसिप्ट्स इज इक्वल्स टू पेमेंट हो जाएंगी। तो बीओपी क्या है, बीओपी को कंपोनेंट्स क्या है? बीओपी तीन तरह के बैलेंसेस दिखा सकता है, डेफिशिएंट, सरप्लस और बैलेंस्ड। ठीक। अब बात आता है बीओटी क्या है। एक वर्ड और आता है, अभी तक तो हमने देख लिया बीओपी क्या है। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओटी क्या है? तो बीओटी कुछ नहीं है। जो बीओपी के बारे में लिखा है ना, बीओपी क्या था? एक इकोनॉमिक एक समरी स्टेटमेंट था। ये भी एक तरह का समरी स्टेटमेंट है, ये भी एक तरह का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ना। ये भी क्या है? ये भी एक तरह का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ना, जो कि सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ना, जो कि सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू, लेकिन यहां पे एक बात आती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है रिलेटेड टू गुड्स ओनली। ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग हो रही हो हमारे कंट्री के बीच में एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने क्या बोला? बीओटी क्या? बीओटी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है रिलेटेड टू गुड्स ओनली, यानी रिलेटेड टू विजिबल आइटम्स ओनली, जो कि हमारे कंट्रीमेंस के बीच में हो रहा हो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा हो। ठीक है, इसमें इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। बीओपी क्या है, बीओटी क्या है, बिल्कुल मन में क्लियर हो गया ना। बीओपी क्या है? बीओपी वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें विजिबल इनविजिबल आइटम दोनों आते हैं। बीओटी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है या वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुड्स को लेके। इसमें ना इनविजिबल आइटम्स आएंगे ना यूनिलेटरल ट्रांसफर आएगा, है ना। ये भी हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में डील करता है। ठीक। अब कोई बोलेगा सर क्या इसमें भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स भी आ सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी भी आ सकती है, मतलब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों आ सकता है ना। इसमें करंट अकाउंट भी आ सकता है, कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है, लेकिन ये बात याद रखना सिर्फ उन्हीं चीजों की रिकॉर्डिंग होगी, उन्हीं चीज की रिकॉर्ड होगी जिसको तुम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जो टेंजिबल नेचर के हैं, जो गुड्स हैं, सर्विसेज नहीं, है ना। साफ बोलो, इसमें नॉट सर्विसेज, नो सर्विसेज इंक्लूडेड, नो सर्विसेज इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें कोई भी सर्विसेज के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, तो देख लेते हैं। अब जो उन्होंने पढ़ा उसको जरा पढ़ लेते हैं जरा। बीओपी क्या है? इट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो डेफिनेशन बोली, ये क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है विजिबल आइटम्स का, उसको हम लोग बीओटी कहते हैं, है ना। इसमें रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज दोनों रिकॉर्ड हो रहे हैं। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। ठीक। records both current account as well as capital account transaction it does not record capital account transaction। इसमें कोई capital account के transaction रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक। बीओपी जो है वो ऑलवेज बैलेंस, जो बीओपी होता है वो हमेशा बैलेंस हो जाएगा, है ना, हमेशा। अगर करंट अकाउंट में कमी है तो कैपिटल अकाउंट उसको कंपनसेट कर देगा, कैपिटल अकाउंट में वो है तो कहीं ना कहीं से पैसा लाके हम लोग करंट अकाउंट से कंपनसेट कर देंगे। ये बीओपी हमेशा बैलेंस में आ जाता है, बीओपी ऑलवेज बैलेंस, प्रोवाइडेड मूवमेंट ऑफ आरबीआई रिजर्व इज रिफ्लेक्टेड इन इट, क्योंकि आरबीआई के रिजर्व इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक। इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट से। ये नेगेटिव कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे इंपोर्ट से। और ये कब होगा? जब एक्सपोर्ट बराबर होंगे इंपोर्ट के, है ना। कोई दिक्कत? बीओपी क्या है, बीओटी क्या है, डिफरेंस क्या है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, ये देख लिया। ठीक। बीओपी बीओटी
कौन से बैलेंस दिखा सकते हो? तीन तरह के बैलेंस दिखा सकते हैं। मैंने क्या बोला? बीओपी बीओटी तीन तरह के बैलेंस। जैसे ये तीन तरह के बैलेंस दिखा सकते हैं, सरप्लस, डेफिशिएट और बैलेंस। सेम यहां पे सरप्लस, डेफिशिएट, बीओपी बीओटी सरप्लस, बीओटी डेफिशिएट, बीओटी बैलेंस। सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। डेफिशिएट कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। बैलेंस कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू इंपोर्ट। यहां पे रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट तो बीओपी सरप्लस, रिसिप्ट्स आर लेस देन पेमेंट तो बीओपी डेफिशिएट, रिसिप्ट्स आर इक्वल टू पेमेंट तो बीओपी बैलेंस्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? बीओपी क्या है, बीओटी क्या है, बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए अब तक। ठीक, अब दूसरी बात आती है और लास्ट बात आती है इस टॉपिक की, ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। पढ़ लेना, पहले सुन लो। ऑटोनोमस आइटम्स कौन से आइटम्स होते हैं? ये वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये वो बीओपी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि कैरी आउट किए जाए किस पर्पस से? किसी इकोनॉमिक कंसिडरेशन द्वारा, मतलब किसी इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन मोस्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। मतलब ऐसे बीओपी ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में डीलिंग हो रही है, किस पर्पस से? किसी कंसिडरेशन के पर्पस से, जो कि मोस्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रॉफिट, जैसे मैंने यहां से यूएस में सामान भेजा है ना, बेचा, किस पर्पस से? कि मैं यूएस से प्रॉफिट कमा पाऊंगा। यूएस मतलब यूएस में मैं सामान बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो ये कैसे ट्रांजैक्शन हो गए? ऑटोनोमस आइटम्स हो गए। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमारी जो बीओपी है उसमें डेफिशिएट या सरप्लस अराइज होता है, इसी की वजह से मोस्टली। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ऑटोनोमस आइटम, दीज रिफर्स टू सच बीओपी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डिटरमाइंड बाय कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, ये प्रॉफिट के कंसिडरेशन लेके जाते हैं। इट इज ड्यू टू दीज ट्रांजैक्शन दैट द बीओपी डेफिशिएट सरप्लस अराइजेस। इससे एमसीक्यू बनने वाली बात है, यहां से एमसीक्यू बनेगा। ऑटोनोमस आइटम्स वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से तुम्हारा क्या होता है? जिनकी वजह से तुम्हारा डेफिशिएट या सरप्लस अराइज होता है, जिनकी वजह से तुम्हारा डेफिशिएट या सरप्लस अराइज होता है। ठीक, इन आइटम्स को अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं, अबव द लाइन। अब ये दोनों बातों से एमसीक्यू बनता है। ऑटोनोमस आइटम्स कौन से आइटम्स होते हैं? ऐसे बीओपी ट्रांजैक्शन जो कि प्रॉफिट कंसिडरेशन के लिए किए जाए, है ना, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए रखे जाए। ठीक, ये ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी वजह से तुम्हारे बीओपी में सरप्लस भी अराइज हो सकता है, डेफिशिएट भी अराइज हो सकता है। ठीक, ये अबव द लाइन आइटम्स होते हैं। अब बात आती है अकोमोडेटिंग आइटम्स की। अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से आइटम्स होते हैं? ये वो आइटम्स होते हैं ना कि अगर मान लो तुम्हारे बीओपी में डेफिशिएट और सरप्लस आ गया है, उसको रीस्टोर करने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए जो आइटम्स लगाए जाए, है ना, जो ट्रांजैक्शंस किए जाए, उनको अकोमोडेट कर रहे हैं भाई। अकोमोडेट वर्ड देखो, वर्ड पकड़ना, अकोमोडेट कर रहे हैं मतलब बीओपी को रिस्टोर कर रहे हैं, बीओपी को वापस से, मतलब जो इम्बैलेंस हो गया उसको करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट कर रहे हैं, इसमें करेक्शन वर्ड लगता है। तो अकोमोडेट कर रहे हैं मतलब करेक्ट कर रहे हैं। तो दीज आर मेंट टू रिस्टोर बीओपी बैलेंस और मेंट टू करेक्ट बीओपी इम्बैलेंसेस। ये आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं। वो अबव द लाइन ऑटोनोमस, अकोमोडेट बिलो द लाइन। ठीक है, समझ में आया? छोटा सा चैप्टर था, इतनी बात। अभी तक देख लो हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। बीओपी क्या है? ठीक, बीओपी के कंपोनेंट्स क्या है? करंट कैपिटल, उसको बहुत अच्छे देख लिया। बीओपी में बैलेंस कौन कौन सा हो सकता है? बीओटी क्या है? ठीक, बीओटी और बीओपी में अंतर। ठीक, ऑटोनोमस आइटम्स कौन से? अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बनता है। अब देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू, है ना, कुछ एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चन जो मतलब जो हेल्पफुल हो सकते हैं। मतलब ये ऐसी शॉर्ट रिवीजन है, तो जो हमने बात बोली देखता हूं तुमको समझ में आई। ठीक, तो वीडियो पॉज करके मेरे से पहले एमसीक्यू सॉल्व करना। चलो पहला एमसीक्यू दिखाते हैं। तुमको एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बताओ कैसा बैलेंस दिखाएगा? सरप्लस, डेफिशिएट की बैलेंस्ड। ठीक, अब तुम सरप्लस डेफिशिएट भी बता दोगे ना तो तुम ऑप्शन टिक कर लोगे। ठीक, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे से पहले वीडियो पॉज कर लो। ठीक भाई, हमको मालूम है कि हमको अगर कभी भी बीओटी निकालना है तो बीओटी कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स को बीओटी कहते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए क्या करोगे? एक्सपोर्ट तुमको दे रखा है 1000,
इंपोर्ट दे रखा है 1650, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 650। आंसर माइनस में आता है, माइनस मतलब नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव यानी डेफिशिएट। आंसर नेगेटिव आया यानी डेफिशिएट आया। डेफिशिएट कितना? 650 लाख का डेफिशिएट आ गया। बी ऑप्शन आंसर हो गया। कितना आसान। मतलब अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो इसको न्यूमेरिकल तो कहना ही मत, कोई काउंट करके मत आना कि यार बोर्ड के पेपर मेरे न्यूमेरिकल आया था एमसीक्यू वाले पोर्शन में। भाई न्यूमेरिकल नहीं है ना। चलो अगले पे आते हैं। अब बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहले तुमको बीओटी दे रखा है। कितना दे रखा है बीओटी? बीओटी दे रखा है -600, मतलब पहले से डेफिशिएट है। माइनस देख लिया तो क्या बोलेंगे? डेफिशिएट बैलेंस है। एक्सपोर्ट दे रखे, अरे वाह, एक्सपोर्ट दे रखे 500। तुमको क्या निकालना है? इंपोर्ट निकालना है, आई निकालना है यानी एम निकालना है ना। इंपोर्ट निकालना है तो फॉर्मूला वही -600 इज इक्वल टू एक्सपोर्ट 500 माइनस इंपोर्ट यानी एम। इंपोर्ट इधर भेज देता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो इंपोर्ट इधर चला गया तो 500 और ये -600 था तो इधर आ गया तो +600 हो गया। एम हो गया 1100, मतलब इंपोर्ट आ गया 1100 करोड़। बी ऑप्शन हो गया। ठीक, अभी तक देखो 2 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिखा दिए। न्यूमेरिकल तो तुम इसको काउंट भी मत करो, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। ठीक, अब थ्योरी वाला आ जाते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट, देखो कीवर्ड है यहीं पे, आंसर यहीं से मिल जाएगा। विजिबल एक्सपोर्ट है, विजिबल है तो बीओटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक, अभी लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ विजिबल, दोनों में विजिबल है, दोनों विजिबल है इंपोर्ट, द बैलेंस लेड टू। अब विजिबल आइटम्स हैं, ठीक, विजिबल एक्सपोर्ट विजिबल इंपोर्ट्स में मतलब तुम करंट अकाउंट में जाओगे क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है ना। तुम विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्यादा करंट अकाउंट में आंसर हो सकता है। ठीक, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हो सकता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि विजिबल के बारे में बात हो रही है तो विजिबल के बारे में तो बीओटी की बात करता है तो बीओटी ही टिक करूंगा, है ना, सबसे बेस्ट। मैंने विजिबल वर्ड देख के ही तुमको पहले बोल दिया था कि आंसर बीओटी हो सकता है। मैं तो ऑप्शन तो बाद में गया हूं तो, लेकिन मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा करंट अकाउंट, हाँ विजिबल आइटम्स रिकॉर्ड करता तो है तो ठीक है चलो। और दूसरा पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट, ये भी विजिबल आइटम रिकॉर्ड करता है क्योंकि असेट लायबिलिटी छू सकते हो। तो दोनों तो नहीं टिक करेंगे। ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, बीओटी टिक कर दिया क्योंकि विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट का डिफरेंस ही बीओटी होता है। अभी मैंने बात बोली। ठीक, फिर कॉजेज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस रिलेट टू। अब बीओपी में अगर इम्बैलेंस आ गया है, क्या मतलब सॉरी आ गया कह रहा हूं, बीओपी इम्बैलेंस में किसका कौन कॉज लाएगा बीओपी इम्बैलेंस में? तो अभी देखो मैंने ऊपर बताया था यहां पे ऑटोनोमस आइटम्स में मैंने बोला था इससे एमसीक्यू बनेगा। क्या मैंने बताया था? इट इज, तुमको यहां ये उससे दिखा दूसरे कलर से, इट इज ड्यू टू दीज ट्रांजेक्शंस दैट बीओपी डेफिशिएंट सरप्लस अराइजेज। तो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से तुम्हारे बीओपी में क्या आता है? डेफिशिएंट या सरप्लस का कॉज आता है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑटोनोमस आइटम्स, ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक, टेक। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपको ऐसे ही मेरे से एमसीक्यूज चाहिए तो सबसे पहले क्या करो? चैनल को लाइक कर दो, है ना, चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे मेरे को मैसेज कर दो, है ना। मेरे से और एमसीक्यूज चाहते हो तो मैसेज कर लो। हमारी लाइव क्लासेस ले लो, है ना, हमारी लाइव क्लासेस अवेलेबल है। ठीक, वो ले लो। हमारा रिवीजन प्लान्स आप ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है जिसमें आप और हमारे साथ बैठ के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं पेपर से। खासकर अभी आपको अगर बोर्ड से पहले ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू चाहिए तो हमको इसी नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। नंबर क्या है? 8090955373, है ना। मैसेज करिए और एमसीक्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बीओपी और ये रिलेटेड चैप्टर्स एमसीक्यू लाएंगे। लेकिन ठीक, क्लास खत्म करने से पहले एक होमवर्क का क्वेश्चन है। इस होमवर्क के क्वेश्चन को ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होगा या गिव रीजन टाइप 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर लिख के डाल दूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर मेरी इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आंसर। लेकिन वो डिस्क्रिप्शन का आंसर पढ़ने से पहले खुद सोचोगे, ठीक है। ठीक, तो पहले भाई कसम है तुमको, पहले ही बोल दे रहा हूं कसम है, पहले तुम आंसर सोचोगे तब मेरा आंसर देखोगे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके। क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
क्या है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस टू यूनिलेटर। अगर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गए, मतलब बीओपी को अगर मेरे को बैलेंस में लाना है, तो क्या मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी वन साइडेड ट्रांसफर्स को लगा के क्या मैं बीओपी को बैलेंस में ला सकता हूं? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर ट्रू है तो रीजन दो, फॉल्स है तो रीजन लिखो। एक नंबर के हिसाब से है तो बस हाँ ट्रू लिख के एक लाइन का आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। 1 से 2 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन है, तो मेरे को उसी हिसाब से आप आंसर लिख के, है ना, आप अपना आंसर मेरे को व्हाट्सएप करिए, है ना, मेरे को व्हाट्सएप करिए कि सर मेरे हिसाब से ये आंसर है, ठीक। बाकी आपको अगर आंसर मैच करना है इसका, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका आंसर नीचे लिख के डाल दिया है, आप मैच कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हाँ, अगर मेरे से मतलब क्या कहते हैं डिस्कस करना है कि सर ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो आप मेरे को लिख के जरूर भेजिएगा, ठीक। मैं जरूर से जरूर आपसे मतलब क्या करना है, डिबेट करना चाहूंगा इस आंसर पे, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, मजा आया होगा, आज बीओपी पढ़ के कुछ नया सीखने को मिला होगा बीओपी से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि तुमको जो मैंने बातें बताई हैं बीओपी से रिलेट करके तुम ऐसे ही अपने आंसर लिख के आओगे, क्योंकि अगर ऐसे आंसर लिखोगे, थोड़ा प्रेजेंट करके आंसर लिखोगे ना, तो तुमको नंबर ज्यादा मिलेंगे। जहां पे तुम 95 96 ला रहे होगे अपने प्री बोर्ड्स में, है ना, अगर मैं 80 की बात करता हूं, तो अगर तुम 55 60 70 नंबर, तुम्हारा स्कूल का टीचर तुमको नंबर नहीं दे रहा है, ठीक है, लग रहा है कि मेरे बोर्ड्स में डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो एक बार जरा मेरी तरह जैसे मैं तुमको बता रहा हूं वैसे आंसर लिख के देखो एक बार, थोड़ी सिग्निफिकेंस और ये मतलब पैराज में आंसर लिख के मेंशन करो कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब मेंशन करके आंसर लिखो। तुम देखना तुम्हारे 5 to 6 मार्क्स का तुमको फर्क खुद ही देखने को मिल जाएगा, और टीचर भी तुमसे बहुत खुश होगा कि कहाँ से सीख रहे हो, ठीक। तब बता देना मैं YouTube पे जाके यश निगम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो वो सब तो बात की बात है, किसी को बताओ या ना बताओ, चैनल लाइक करो या सब्सक्राइब करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वीडियो देखते रहो, ठीक है। बोर्ड्स तक हर दिन तुमको एक वीडियो लाता रहूंगा जिसमें ऐसे ही चैप्टर डिस्कस करते रहेंगे। आज हम लोगों ने पहला चैप्टर डिस्कस किया है बीओपी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, खूब मेहनत करें, क्योंकि ये बोर्ड्स का टाइम है, मेहनत लगा दो। कभी जिंदगी में ये ना रह जाए कि मैंने यार थोड़ा और पढ़ लिया होता, 95 की जगह 98 आ जाते, या 85 की जगह 89 आ जाते, 90 आ जाते, वो नहीं रहना चाहिए। तो लगा दो, सब कुछ भूल जाओ, लगा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने वो दोस्त बना रखे होंगे जिनसे तुम बतियाते होगे, और वो खास इंसान बना के रखे होंगे जिनसे तुम बतियाते होगे, ठीक है, वो सब रुक जाएंगे जिस दिन तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उनको रुकना होगा रुकेंगे, नहीं रुकना होगा नहीं रुकेंगे, लेकिन ये नंबर बहुत आगे तक काम आएंगे, ठीक है। तुम ये मोटिवेशन के साथ जाते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।